हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं निरांशु कुमार और आज डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल के बारे में, जो कि है पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या। अब आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये पॉपुलेशन हमारे देश के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। अब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उसे मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इस बिल का नाम है कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। कंट्रोल मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उसे स्टेबलाइज करना मतलब इस लिमिट पे लाना कि उससे ज़्यादा बढ़ने पे कोई दिक्कत नहीं, उससे कम पे भी दिक्कत हो, मतलब एक लिमिटेशन पे लाना, जो कि हमारे देश की होनी चाहिए 2.2 है। ये 2.2 क्या है, मतलब कि पर वोमेन लगभग 2.2 अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो वो एक अच्छा लिमिट माना जाता है। और वेलफेयर, अब जब पॉपुलेशन कम होगा तो ही तो वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। तो इस सारी चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं आपके साथ एक फैक्ट को शेयर करना चाहूंगा। अब आप सभी जानते हैं कि ये है हमारा उत्तर प्रदेश, भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या कई देशों से ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें तो इसकी जनसंख्या दुनिया में, अगर उत्तर प्रदेश को एक राज्य की जगह एक हम देश समझें तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अब एरिया वाइज देखें तो इसकी एरिया क्षेत्रफल 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और इसका क्षेत्रफल यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक ऐसा देश है जो एक समय पूरी दुनिया पे राज किया करता था और हमारा देश भारत भी उसकी कॉलोनी थी, उसकी जनसंख्या के बराबर ये आता है। और उसकी क्षेत्रफल के बराबर ये आता है। और इस देश की जनसंख्या, यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या मात्र 64 मिलियन है। वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये लगभग 3 टाइम्स आता है, 3 गुना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि हम किसी देश, किसी राज्य की जनसंख्या को उसकी एरिया से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमें देता है एक डेंसिटी, से हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे नापा जाता है। मतलब अगर ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एरिया आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा। इस 1 किलोमीटर स्क्वायर में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 828 लोग रहते थे। समझ सकते हैं कि ये संख्या कितनी ज्यादा है। अब इससे ज्यादा एक ही राज्य है, बिहार। अब अगर इसकी जनसंख्या 2021 में मान लेते हैं कि 23 करोड़ हो जाए, 24 करोड़ हो जाए, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 954 हो जाएगी। मतलब ये कि 150 पीपल इस एरिया में बढ़ जाएंगे। अब 828 जो था वो अगर 954 हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं स्लाइड को डिलीट कर दूं। डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है तो इसी में मैं डिस्कस करता हूं। पेन का कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मान लीजिए कि एक परिवार, ये एक दूसरा परिवार। अब एक परिवार में 5 लोग, एक परिवार में 15 लोग, दोनों के पास एरिया सेम है, दोनों के पास इनकम ऑफ सोर्स मतलब इनकम करना टोटल सेम है। मान लीजिए ये 10,000 पर मंथ कमाते हैं और ये भी 10,000 पर मंथ कमाते हैं। चलिए इसको हम 15,000 ले लेते हैं। ये 15,000 पर मंथ कमाते हैं, ये भी 15,000 पर मंथ कमाते हैं। तो अगर 5 व्यक्ति का एक घर 15,000 पर मंथ कमाता है तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ता है, 3,000 रुपया। और अगर 15 व्यक्ति का परिवार 15,000 पर मंथ कमाता है तो कितना पड़ता है, 1,000 रुपया। अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि एक परिवार में अगर एक आदमी पर 1,000 रुपया कमाई होती है तो समझ लीजिए कि 30 दिन में कैसे खर्चा चलेगा। 1,000 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो आता है लगभग 30 रुपया। तो 30 रुपया में क्या एक आदमी का एक दिन का खाना पीना, इंटरनेट का बिल वगैरह वगैरह चल जाएगा।
बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन क्या 3000 में चलेगा? हाँ चल सकता है, ये भी बहुत ही तंग कैलकुलेशन है, बट हम मान सकते हैं कि चल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक परिवार अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है और रिसोर्स लिमिट, यहां समझने की बात है कि उसकी रिसोर्स क्या है, लिमिट है, ये 15,000 रुपया उसका लिमिट है और इसके पास भी रिसोर्स उतना ही है लेकिन पॉपुलेशन कम है। तो यही हाल तो यूके और उत्तर प्रदेश का है ना भाई। उत्तर प्रदेश की एरिया इसकी एरिया के बराबर, लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या इसकी लोगों की संख्या से 3 गुना ज्यादा। मतलब ये कि अगर यहाँ का लोग 25,000 रुपया महीना कमाता है तो यहाँ का लोग कितना कमाएगा? 8,000 रुपया महीना। लेकिन होता क्या है कि जब जनसंख्या इस तरह से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये 8,000 नहीं, ये 3,000 रह जाती है। बात समझिए, जनसंख्या जब बढ़ती है तो वहां के रिसोर्सेस पे दबाव बढ़ता है। तो जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह से रिसोर्स बढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारे देश में या किसी भी जगह पुअर और रिच के बीच में बहुत बड़ा गैप है। पुअर यहाँ है, अगर पुअर यहाँ है और रिच यहाँ है तो पुअर की जी सालाना इनकम 2.5 लाख होती मान लेते हैं, तो रिच की सालाना इनकम 2.5 करोड़ हो जाएगी। तो ये गैप है। तो इसके कारण क्या होता है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं, और उसके बाद भी अगर इतनी ज्यादा जनसंख्या हो तो सोने पे अभागा नहीं, सुहागा नहीं, अभागा नहीं, अभागा। अभागा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक देश हो, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम देश मानते हैं तो जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। तो क्या उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एरिया वाला देश है? नहीं है। हमारा देश भारत 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और उस देश का एक छोटा सा राज्य उत्तर प्रदेश है। अब देश बड़ा है तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश छोटा ही हुआ ना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी जनसंख्या में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो इसका नुकसान किसे भोगना पड़ता है? वहां की जनसंख्या को भोगना पड़ता है। अब क्या क्या भोगना पड़ता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब बात आती है जीडीपी पर कैपिटा इनकम। जीडीपी पर कैपिटा इनकम होता क्या है कि हम एक देश की या एक राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के जीडीपी पर ईयर से डिवाइड कर देते हैं। कर दिए, क्या होगा? डिवाइड कर दिए तो कुछ नंबर आएंगे, कुछ रुपीस में नंबर आएंगे। ये नंबर जो है ना वो उत्तर प्रदेश के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी कम है। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या अमीर देश हैं? नहीं है, ये भी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फिर भी अगर ये उत्तर प्रदेश से पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है तो कंसर्न है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, हमारे लिए कंसर्न की बात है। तो इस कंसर्न को दूर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करें। 4-5 बच्चे पैदा ना करें, 2 ही करें, 1 ही करें, ताकि आने वाले दिनों में उनके बच्चों को, देखिए फायदा उनको नहीं होगा अभी, उनके बच्चों को रोजगार में फायदा हो, शिक्षा में फायदा हो और भी बहुत सारी चीजें। सिर्फ भीड़ नजर न आए, भीड़ में क्वालिटी पीपल नजर आए। इसी सब को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बिल को पेश किया, जिसे मैं आपको बहुत ही डिस्कस करूंगा डिटेल में। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें नीलांशु सर, वहां आप मैं मिल जाऊंगा, ज्वाइन करें, पीडीएफ प्राप्त करें और शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले सरकार ने क्या रीजन बताया? सरकार ने बोला कि हमारे पास रिसोर्स की लिमिटेशन है, रिसोर्स कम पॉपुलेशन ज्यादा, रिसोर्स कम पॉपुलेशन ज्यादा, तो क्या होगा? यही होगा, देखते हैं क्या होगा। ये होगा 1,000 रुपया पर आदमी हो जाएगा, जो होना चाहिए 3,000 रुपया पर आदमी। प्रॉब्लम हो गया। अब पर्पस क्या है? अगर मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या कंट्रोल हो जाती है, किसी राज्य की जनसंख्या कंट्रोल हो जाती है, तो क्या मिलेगा वहां के लोगों को? वहां के लोगों को मिलेगा साफ पीने का पानी, वहां के लोगों को मिलेगा प्रॉपर फूड, खाली 2 वक्त का खाना नहीं, 3 वक्त का, 4 वक्त का खाना, नाश्ता भी खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। सिर्फ खाना नहीं खाएंगे, अच्छा खाना खाने और अच्छा खाना खाने में डिफरेंस है। खाना खाने का मतलब बस रोटी चावल किसी तरह खाए, प्रभु के गुण गाए। अच्छा खाना का मतलब पनीर की सब्जी भी खा रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, हर चीज कर, मतलब पनीर की सब्जी का मतलब ये नहीं पनीर ही खाएंगे। कहने का सेंस ये है कि उसको न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, मिनरल्स भी होंगे। तो ऐसे फूड की जरूरत होती है हर इंसान को। अगर वो नहीं प्राप्त कर पाता है तो बीमार पड़ेगा। उसके बाद आती है डिसेंट हाउसिंग की। डिसेंट हाउसिंग का मतलब क्या?
एक ऐसा घर जहां हम रह सकें, नहीं, एक ऐसा घर जहां हम अच्छे से रह सकें, हमें सोने के लिए अच्छे बेड हो, हमारे पास पीने के लिए साफ पानी हो, हमारे पास खाने के लिए अच्छा खाना हो, हमारे पास रहने के लिए इनफ स्पेस हो। एक रूम में 15-25 लोग नहीं रह रहे हैं, उनके लिए अलग अलग रूम की व्यवस्था हो, इसे कहते हैं डिसेंट हाउसिंग। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लिखना पढ़ना सीख गए, 10th पास कर गए, 12th पास कर गए, हो गया, नहीं। क्वालिटी एजुकेशन मतलब ऐसा एजुकेशन आप प्राप्त करो कि आप दूसरे को पढ़ा सको, आप अपने लिए रोजगार प्राप्त करने का मतलब स्किल डेवलप करो अपनी भाई। जॉब प्राप्त करनी है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, तो क्वालिटी एजुकेशन होगा तो ही ये आसानी से हो सकता है। अब अगर पॉपुलेशन कम होगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक देश जिसके पास 10,000 पॉपुलेशन और उसके पास 10,000 लोगों के लिए जॉब है तो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। लेकिन एक देश जिसके पास 1 लाख पॉपुलेशन है लेकिन जॉब 10,000 है तो स्टेबलाइजेशन होगा? नहीं होगा। मतलब 10 में एक आदमी बेरोजगार ही रह जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस देश को अपने लोगों को रोजगार देना है तो क्या करना होगा? रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ानी होगी और पॉपुलेशन भी विथ रिस्पेक्ट में कम रखना होगा, तो ही बैलेंस हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी पॉपुलेशन को 20 करोड़ से 25 करोड़ कर लें और 5 साल में 10 साल में रोजगार भी 5 करोड़ बढ़ जाए। ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा भाई? रोजगार के अवसर तो बढ़ाने ही होंगे, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना होगा, ताकि जब रोजगार के अवसर बढ़े तो उसी हिसाब से पॉपुलेशन हो और उनको प्रॉपर रोजगार मिल सके। अब बात आती है कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब किस तरह के लोग इसके लिए काबिल हैं। वैसे लोग जो शादीशुदा हैं, सबसे पहला शादी होना जरूरी है बच्चे होने के लिए, तो शादी होना जरूरी। 2 बच्चे की नीति की बात हो रही है तो शादी होना तो बेहद ही जरूरी है। और दूसरा 21 साल से ज्यादा, उस व्यक्ति की आयु, लड़के की आयु 21 साल से ज्यादा। मतलब जो वीडियो देख रहे हैं और 21 साल से कम है तो भाई शादी मत करना। तो उत्तर प्रदेश में अगर हो तब तो फैसिलिटीज से गए, और अगर लड़की है तो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। कम उम्र में सारे माँ बाप कह रहे हो तो मत शादी करना, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। और नहीं देख रहे हैं तो उन लोगों को सजेशन दीजिए कि एटलीस्ट कम उम्र में शादी ना करें, क्योंकि ये क्राइम भी है और बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट से आप वंचित रह जाते हैं। अब एक कंसर्न आता है पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस सोसाइटी की। अब पॉलीगैमस होता क्या है? पॉलीगैमस होता है कि एक मेल पर्सन, मान लीजिए ए नाम का मेल पर्सन है, ये 2 या 3 महिलाओं के साथ शादी करता है, बी, सी और डी महिला के साथ। और एक महिला है बी नाम की, ये शादी करती है ए, सी और डी नाम के पुरुष के साथ। अब अगर ऐसी सिस्टम आती है तो क्या होगा? ऐसी सिस्टम आती है तो होगा ये, इस कानून के अंतर्गत माना यह जाएगा कि ए और बी एक कपल है, यहां ए और सी एक कपल है, यहां ए और डी एक कपल है। मतलब यहां पर 3 कपल को माना जाएगा। 3 कपल को मानने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि मान लीजिए, पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ए और बी कपल को एक बच्चा, ए और सी कपल को एक बच्चा, ए और डी कपल को 2 बच्चा। तो इस कपल के लिए तो एक ही बच्चा है, ए और बी के लिए। ए और सी के लिए 2 ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, और ए और डी कपल के लिए 2 ही बच्चा है। तो ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ना, इसमें इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस तीनों में ए कॉमन है तो ए को कितने बच्चे हो गए टोटल? ए को टोटल हो गए 4 बच्चे। ए को टोटल हो गए 4 बच्चे। अगर ए को 4 बच्चे हो गए तो ये क्या 2 चाइल्ड से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली 2 चाइल्ड से बड़ा है। तो इस मेल मेंबर को कोई भी 2 चाइल्ड होने के कारण जो बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। लेकिन ये जो मेंबर है ना, ए बी, ए सी, ए डी में बी को, सी को, डी को और इनके बच्चों को 2 चाइल्ड या 1 चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत जो फैसिलिटीज मैं आगे डिस्कस करूंगा वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा ही पॉलीएंड्रस सोसाइटी के लिए भी होगा। आगे देखते हैं कि क्या इंसेंटिव दी जाएगी कपल को जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए एक कपल है, अभी मान ले हमने देखा ए और बी, इसको 2 बच्चा है। जैसे ही 2 बच्चा हुआ उसके बाद इस कपल ने क्या करा लिया, अपना ऑपरेशन करवा लिया, और ये ऑपरेशन के बाद अब इसे बच्चे नहीं होंगे।
गवर्नमेंट इनको क्या फैसिलिटी देगी, अगर वो पब्लिक सर्वेंट हैं तो क्या फैसिलिटी होगी, और अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो क्या फैसिलिटी होगी। ध्यान से सुनिएगा। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो उन्हें 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, 2 इंक्रीमेंट नहीं, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट का मतलब कि मान लीजिए कि एक ऐसा इंसान, एक कपल ए बी, उसको 3 बच्चे हैं, तो उसे 10 इंक्रीमेंट मिलता है एक जिंदगी भर की नौकरी में। तो इस इंसान को जिसके पास 2 ही बच्चे हैं उसे 2 एक्स्ट्रा मतलब 12 इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा उसे जमीन और घर खरीदने में सब्सिडी। सब्सिडी घर खरीदने में मतलब ये कि मान लीजिए वो अगर 1 लाख का घर खरीदता है, ऐसे 1 लाख में घर होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, तो 80,000 हो सकता है उसे पे करना हो, और राज्य सरकार 20,000 उसके लिए पे कर दे। ठीक। दूसरा, सॉफ्ट लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। अगर वो घर बनाता है, जमीन है या नया घर खरीदता है तो सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या, अगर मान लीजिए मार्केट में 10 लाख का लोन 8% के ब्याज से 5 साल के लिए मिलता उस इंसान को, तो चूंकि उसने 2 बच्चे की पॉलिसी को फॉलो किया तो उसे वही 10 लाख का लोन 5% के ब्याज पर हो सकता है 10 साल के लिए मिले। बात समझ में आई। मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा और टेन्योर भी बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा समय तक पैसे को आसानी से चुका सकेगा। उसके अलावा उसे रिबेट मिलेगा। रिबेट किसमें मिलेगा, यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल क्या होता है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस बिल। तो ये जो टैक्सेस हम लोकल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं उसमें भी रिबेट मिलेगा। हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे बिहार के एग्जाम्पल, यहाँ 7 रुपए यूनिट बिजली बिल लगती है, तो हो सकता है उसे 6 रुपए यूनिट ही लगे, मतलब 1 रुपया पर यूनिट बचा, और अगर वो महीने में 200 यूनिट 200 रुपये की सीधे बचत हो जाएगी। उसके अलावा अब आप जानते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ मिलता है। मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है कि एक महिला अगर वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है या वो अडॉप्ट करती है किसी बच्चे को, तो उसे अभी के कानून 2017 के कानून के हिसाब से 26 हफ्ते मतलब आधा साल की 6 महीने की लीव मिलती है, और ये लीव में उसे सैलरी भी पूरी मिलती है, अलाउंसेस भी पूरे दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई मां या पिता 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उन्हें 12 महीने की, देखिए डिफरेंस, पैटर्निटी लीव की भी बात हो रही है यहां, उसे 12 महीने की लीव मिलेगी। बात समझ में आई। 12 महीने मतलब पूरा साल भर वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, और पूरी सैलरी भी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे। अब ये फैसिलिटी पब्लिक सर्वेंट के अलावा अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी है ना, किसी जगह काम करता है प्राइवेटली, उसे भी मिलेगा। और ये रिबेट वाली बात जो मैंने की थी ना, वाटर बिल, टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो जनरल पब्लिक को भी मिलेगा। सॉफ्ट लोन जनरल पब्लिक को भी मिलेगी। हाँ, सब्सिडी जनरल पब्लिक को नहीं प्रोवाइड की जाएगी, और इंक्रीमेंट तो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं, तो फिर इंक्रीमेंट गवर्नमेंट देगी नहीं। और एक स्पेशल बेनिफिट पब्लिक सर्वेंट को क्या है, 3% इंक्रीज इन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पेंशन। आप सभी जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी मतलब एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला और नौकरी प्राप्त करने वाला, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, उसे फ्यूचर में अच्छा पेंशन मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें 3% का इंक्रीज कर देगी। मतलब अगर आज स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपया प्रोवाइड कर रही है तो 3 रुपया और प्रोवाइड करेगी। समझ में आ गई बात। अब बात आती है वैसे लोग जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं। हाँ चलिए, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को कोई अगर व्यक्ति अपनाता है, मतलब एक ही चाइल्ड के बाद वो कपल अपना या अपनी वाइफ का या हस्बैंड का ऑपरेशन करवा लेता है, मतलब आगे उसको चाइल्ड नहीं होगा तो उसे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो फैसिलिटी यहां मिल रही थी ना, इंक्रीमेंट, सब्सिडी, सॉफ्ट लोन, रिबेट ऑन यूटिलिटी बिल, 12 महीने का मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव और 3% इंक्रीज इन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पब्लिक सर्वेंट लीव, वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा 2 एडिशनल इंक्रीमेंट, मतलब ये कि अभी उसे 10 मिलना था, 2 चाइल्ड पॉलिसी कारण 2 एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि वो 1 चाइल्ड पॉलिसी है तो 2 और एक्स्ट्रा, मतलब 14 इंक्रीमेंट। मजा आ गया, हैप्पी हो जाइए, सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए, उत्तर प्रदेश में मजे कीजिए। और जो उनका इकलौता बेटा या बेटी है ना, इकलौता बेटा या बेटी है, उसको फ्री हेल्थ
और इंश्योरेंस उसके बच्चे का, मतलब उसके बच्चे का स्वास्थ्य का पूरा ख्याल राज्य सरकार रखेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या गैर सरकारी में हो। ठीक, और अगर उनके पास एक ही लड़का या एक ही लड़की है तो सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फ्री एडमिशन नहीं, ऐसा है, हाँ ऐसा है, फ्री एडमिशन। और प्रेफरेंस का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कट ऑफ गया उस एग्जाम का, फिर पेन भाग गया, कट ऑफ गया उस एग्जाम का 50 नंबर, ठीक, और एक जनरल इंसान जो कि अपने माँ बाप का 3 बच्चा है, 3 बच्चा में से एक है, उसे भी 50 आया, और कोई अपने माँ बाप का इकलौती संतान है, उसे भी 50 आया, तो एडमिशन सबसे पहले किसका होगा? उस बच्चे का जो कि इकलौता है, मतलब माँ बाप की इकलौती संतान है, उसका एडमिशन पहले होगा। उसके अलावा मैंने बात की फ्री एजुकेशन, जब तक वो लड़का या लड़की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है, मतलब 10 + 2 + 3 या 4 या 5 मेडिकल ये पढ़ाई करे, बीटेक की पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई करता है तो उसे फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक। और अगर इकलौती बेटी हो तो स्कॉलरशिप भी मिलेगा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर वो बेटी पढ़ना चाहती है तो भी उसे सरकार सपोर्ट करेगी। बात समझ में आई? फिर से बताता हूं, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट, मतलब पहले 10 मिल रहा था, 2 एक्स्ट्रा, फिर एक्स्ट्रा, मतलब 14 इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बच्चे को, मतलब उसका इकलौता जो बच्चा है उसका स्वास्थ्य का ख्याल सरकारी प्राइवेट हर जगह सरकार रखेगी। उसके बाद वो इकलौता बेटा बेटी को प्रेफरेंस मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन में, क्योंकि वो इकलौता था। उसके अलावा उसकी पढ़ाई फ्री, और अगर फ्यूचर में वो लड़की आगे बहुत पढ़ना चाहती है तो भी उसे स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। और जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस, मान लीजिए कि वो लड़का या लड़की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया और फाइनल लिस्ट में मान लीजिए 1000 का एग्जाम होता है, उसे 800 नंबर आए, ऐसे आते नहीं है, मान लेते हैं। और एक ऐसा बच्चा जो कि अपने माँ बाप का तीसरा बच्चा है या 3 में से एक बच्चा है, उसे भी 800 नंबर आए, तो नौकरी किसको होगी? नौकरी इसे होगी जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, उसे नहीं होगी जो अपने माँ बाप का 3 संतान में से एक है, या पहला दूसरा कोई भी संतान, मतलब 3 संतान। मतलब देखिए समझने वाली बात यह है कि माँ बाप की फैसिलिटी को तो गई, अगर किसी माँ बाप को 2 या उससे ज्यादा बच्चे, 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो माँ बाप की फैसिलिटी गई, उस बच्चे की भी सारी फैसिलिटी चली जाएगी। आई बात समझ में? और यही सेम टू सेम प्रेफरेंस ऑफ एडमिशन, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन जनरल पब्लिक के लिए भी होगा, चाहे बिजनेस कर रहे हो या सरकारी नौकरी में नहीं हो। लेकिन अब मान लीजिए कोई बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब एक लाइन जो सरकार डिसाइड, उससे कम वो इनकम करता है, और उसके बाद वो एक चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता है, तो ये फैसिलिटी तो उसे मिलेगी जनरल पब्लिक वाली या सरकारी नौकरी वाली, लेकिन उसे एक मुश्त 80,000 रुपए एक्स्ट्रा अगर लड़का है, एक मुश्त 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा अगर वो लड़की है, मिलेगी उसके बच्चे के लिए। तो समझ में आ रही है कितनी ज्यादा फैसिलिटी दे रही है सरकार? अब अगर मान लीजिए फैसिलिटी तो मिलनी है, लेकिन कोई इस कानून के खिलाफ जाता है या 2 से ज्यादा बच्चा करता है, 3 बच्चा करता है, या 1 चाइल्ड पॉलिसी को अवॉइड करता है, तो क्या होगा? पहली बात को जो फैसिलिटी मैंने अभी चर्चा की वो चली जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है, सरकारी खर्चे से चलने वाले वेलफेयर प्रोग्राम से उन्हें हटा दिया जाएगा। और जो राशन कार्ड होता है ना, उसमें 4 आदमी को लिमिट कर दिया जाएगा, मतलब जो पहले से 5 है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब कानून, अब देखिए कानून बनेगा कब? मान लीजिए 2021 में कानून बनता है, उसके 1 साल के बाद से ये कानून अप्लाई होगा, 2021 में, मतलब 2022 से वो कानून अप्लाई होगा। और चूंकि अभी हम लोग जुलाई में जी रहे हैं तो अगस्त से वो कानून 2022 में अप्लाई हो जाएगा। और अगस्त के बाद किसी को 2 बच्चा है, तीसरा बच्चा हो गया, ठीक, या 1 बच्चा है, दूसरा बच्चा हो गया, तो फिर 1 बच्चे या 2 बच्चे के लिए जो फैसिलिटी उसे मिल रही थी उससे वो डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा वो लोकल बॉडी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मतलब एमएलए और एमपी के इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकल बॉडी, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, अगर उसे अगस्त, मान लेते हैं अगस्त के बाद तीसरा बच्चा होता है। लेकिन अगर पहले से 3 बच्चे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए कि उसे 2 बच्चे थे, वो चुनाव लड़ा, जीत गया, तो क्या होगा? 2 बच्चे थे, चुनाव लड़ा, जीत गया, और तीसरा बच्चा हो गया तो उसकी सीट गई, हैप्पी बर्थडे,
उसकी सीट चली जाएगी। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी ऐसा ही होगा। मतलब दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके पास 2 बच्चे हैं और जो डेट सरकार ने डिसाइड किया उसके बाद आपका तीसरा बच्चा आता है, होता है, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज जो आज तक मिल रही थी वो तो जाएगी जाएगी, आपकी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। समझ में आया बात? लेकिन वैसे लोग जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं और 3 बच्चा है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? और पॉलीगैमी और पॉलीएंडर सोसाइटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए कि किसी को पहली प्रेगनेंसी से 1 बच्चा था, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी से उसे एक साथ जुड़वा बच्चे हो गए, तो क्या उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी से वंचित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी को पहली प्रेगनेंसी से 1 बच्चा था, वो बच्चा डिसेबल है, दूसरी प्रेगनेंसी से भी 1 बच्चा, वो भी डिसेबल है, या दोनों में से कोई एक डिसेबल है, तो क्या उसे तीसरी प्रेगनेंसी करने की इजाजत होगी? हाँ, इजाजत होगी। मान लीजिए कि कोई आदमी उसे 2 बच्चे हैं और एक गोद लेता है, तो भी उसे इस फैसिलिटी से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसके पास 1 बच्चा है मैरिज से, ये बात मैरिज की हो रही है, और 2 बच्चे को गोद लेता है, तो उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी की फैसिलिटी से वंचित कर दिया जाए। और 1 बच्चा और 1 बच्चा गोद लेता है तो वंचित नहीं किया जाए। और अगर उसका 1 बच्चा या दोनों बच्चा मर जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उसे तीसरा बच्चा करने की इजाजत देता है ये पॉलिसी। अब ये पॉलिसी इजाजत देता है, मतलब ये तीसरा बच्चा कर सकता है। देखिए, जिसको सरकारी इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठाना है, वो 3 करो 4 करो, सरकार रोकने वाली आपको नहीं है। अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी? तो हमारी ड्यूटी हम पे बॉन्डेड है। गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि हम हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे मैटरनिटी सेंटर बनाए, अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों के बीच कि कैसे कम बच्चे पैदा करने हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को कंट्रोल करना है। उसके अलावा सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा सेकेंडरी स्कूल में पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड। उसके अलावा अब इतना खर्चा जो सरकार करेगी, स्कॉलरशिप देगी, सब्सिडी देगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए बनाया जाएगा स्टेट पॉपुलेशन फंड, और इस फंड से ही ये सारा चीज स्पॉन्सर किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई आदमी ऑपरेशन करवाए, उसके बावजूद उसे तीसरा बच्चा हो जाए, तो पहला तो उसे कंपनसेशन मिलेगा 50,000 का सरकार की तरफ से। उसके अलावा उसका तीसरा बच्चा को भी इस फैसिलिटी के अंतर्गत सारी सुविधाएं मिलेंगी और उसके पेरेंट्स को भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। यही था ये कानून का निचोड़, जिसे मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू।